हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल। एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। चलिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑन चैप्टर है सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज एंड रोटेशनल मोशन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने आज डिस्कस करने हैं इसमें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फीयर, सिलेंडर, रिंग or cube, each of uniform mass density. Does the center of mass necessarily lie inside the body? ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर देखते हैं सबसे पहले इसका। तो इसका आंसर हमारे पास होगा भाई, इसने पूछा है लोकेशन बताओ सेंटर ऑफ मास के स्फीयर सिलेंडर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसने बोला है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ठीक है। मास डेंसिटी कैसी है, ये कह रहा है यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होगी तो सेंटर ऑफ मास विल लाइज कहां पर होगा? एट द जियोमेट्रिक सेंटर, ठीक है। जियोमेट्रिक सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। चलिए, इसका दूसरा जो पार्ट है वो कह रहा है, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी? ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। नो। और एग्जांपल्स, अगर आप एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल में हम क्या लिखते हैं? एग्जांपल अगर हम देखते हैं भाई, रिंग है और रिंग, और डिस्क के लिए भी हम बात कर सकते हैं, फॉर डिस्क। दोनों के लिए क्या होगा, इनके लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा? वो आउटसाइड द बॉडी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, इन HCl molecule the separation between the nuclei of the two atom is about 1.27 10 to power, ठीक है। And the approximate location of center of mass of the molecule, given that the chlorine mass is having 35.5 times as that of hydrogen atom and nearly all the mass of the atom is concentrated at the nucleus, ठीक है। चलिए इमेजिन करते हैं, ये हमारे पास है क्लोरीन और ये हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है। एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया क्लोरीन और एक एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें हाइड्रोजन। तो इसे हम इमेजिन करते हैं कि ये जो रिजल्ट है दैट इज हाइड्रोजन है और ये है हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। कंसीडर करते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो ओरिजिन है कहीं यहाँ इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन हम यहीं पे इमेजिन कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास भी यहीं है, तो ये डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं x। तो ये बची हुई डिस्टेंस हमारे पास आती है 1.27 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा? पढ़ते हैं, कहानी की शुरुआत के पास चलते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? गिवन है MH हम कंसीडर करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है M कंसीडर कर लिया, तो मास ऑफ क्लोरीन जो है वो मिलता है 35.5 टाइम्स ऑफ M, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से इतना रिजल्ट आता है हमारे पास। अब क्या करना है? आंसर कैलकुलेशन चलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फाइंड करने का फॉर्मूला था R इक्वल m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 की अगर हम वैल्यू देखते हैं, m1 कितना है? हमने माना है 1 हाइड्रोजन है तो लिख दिया m1m। और हाइड्रोजन के लिए सेंटर ऑफ मास यानी जो ओरिजिन था उससे कितनी डिस्टेंस है? 1.27 माइनस एक्स प्लस। अब क्लोरीन की बात आती है तो क्लोरीन का मास था 35.5 टाइम्स ऑफ m और साथ में है x डिस्टेंस डिवाइड बाय 35.5 m प्लस m, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हमें पता है, एज हमने इमेजिन किया था सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ है? इज एट ओरिजिन। और जब सेंटर ऑफ मास हमारा ओरिजिन पर है, इसका मतलब जो आर की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई हमारी? जीरो। तो जैसे ही आर की वैल्यू जीरो होगी, हम लिखते हैं यहाँ से m इंटू 1.27 माइनस एक्स प्लस 35.5 टाइम्स ऑफ एम एक्स, दिस विल बी बराबर जीरो। और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आगे मिलता है, कैलकुलेशन करना है, इक्वेशन रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं इक्वेशन का, तो हमें मिलता है यहाँ से m1.27 minus x will be equal minus 35.5 times of x और साथ में m।
एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर मिलता है 1.27 माइनस एक्स। 1.27 माइनस एक्स इक्वल 35.5 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से आंसर सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर हमें मिलता है कितना, ये इधर शिफ्ट हो गया। तो फाइनली हम यहाँ से इसे कहते हैं, ये आता है 1.27 इक्वल माइनस 34.5 एक्स, और एक्स से सॉल्व किया जाता है तो आंसर आता है -0.037। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आती है -0.037 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि सारा डाटा एंगस्ट्रॉम में था। तो अब ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिन से लेफ्ट में है। ठीक है, ओरिजिन से लेफ्ट में है, सेंटर ऑफ मास लाई एट द लेफ्ट। तो अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, तो सेंटर ऑफ मास हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल 0.037। ठीक है, क्लियर कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है, ए चाइल्ड सिट्स, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट द वन एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद ए स्पीड v। ठीक है, on a smooth horizontal floor. If the child get up and the runs about the trolley in any manner means any direction, what will the speed of center of mass of the ट्रॉली एंड चाइल्ड सिस्टम? अब देखो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास जो है ना वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास क्या आता है, एज सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और जो मोमेंटम है वो भी क्या रहेगा, मोमेंटम ऑफ कंजर्व सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी कंजर्व। और जब ये सारा मैटर कंजर्व है तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम बराबर क्या रहेगी। ठीक है, नो चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है कहानी। चलिए, चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा, हमसे कह रहा है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका जो मैग्नीट्यूड, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमें बताना है, दैट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज एज कह रहा है ट्राइंगल कंटेंट बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, चलिए तो एक वेक्टर इमेजिन किया ये है, एक वेक्टर इमेजिन कर लिया ये है, और यहाँ जो एंगल है दोनों के बीच में थीटा है, ये कंसीडर करते हैं हमारे पास ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो इसे लिख दिया हमने पॉइंट ओ एम एन। ठीक है, और अगर इसके पैरेलल में मैं एक तो छोटी सी अरेंजमेंट बनाता हूँ, ये क्या हो गया, एक डायगोनल। अब मैंने अरेंज करना है, तो यहाँ से अगर मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखो ट्रायंगल मेरे पास है ओ एम एन। ओ एम एन से मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करता हूँ ये। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, चलिए अब देखो पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी ढूंढते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट विल बी ए बी साइन थीटा। लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलो अब देखो अगर हम बात करते हैं इसमें हाइट क्या है ट्रायंगल की, एम क्यू, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू। अगर हम ट्रायंगल ओ एन क्यू को देखते हैं तो हमें पता चलता है एन क्यू डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, ये हो गया ओ एन। एन क्यू डिवाइड बाय ओ एन दैट इज हमारा साइन थीटा बन रहा है। एन क्यू बाय ओ एन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीधी सीधी बात है, यहाँ से हम कह सकते हैं भाई देखो एन क्यू हो गया परपेंडिकुलर, ओ एन बेस है, ओ एन हो गया हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा हमने पेस्ट कर दिया।
और यहाँ से अगर हम अरेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं एन क्यू विल बी इक्वल ओ एन साइन थीटा। और ओ एन क्या है? ओ एन तो हमारे पास बी है। ओ एन की वैल्यू किसके बराबर है? बी के बराबर है। और अगर ओ एन को डिसाइड करते हैं तो ओ एन की वैल्यू ए है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट विल बी बी साइन थीटा। ठीक है, तो जहां भी हमारे पास लिखा हुआ है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन क्यू। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बनता है? ए क्रॉस बी बराबर आता है ए। ए क्या है? ए लिख दिया हमने ओ एम। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ओ एम, साथ में क्या है? बी साइन थीटा। और बी साइन थीटा की जगह क्या है? एन क्यू, तो लिख दिया हमने एन क्यू। ठीक है, यहाँ तक कवर हो गया। अब हमें टू की जरूरत और है, तो एक काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, यानी दोनों साइड अगर हम टू से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ भी टू से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ भी टू से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखो ओ एम और एन क्यू। ओ एम ये है और एन क्यू ये है। ठीक है, तो ओ एम और एन क्यू हमारे पास क्या बने? ओ एम क्या है? बेस हो गया। एन क्यू क्या है? हाइट हो गया। तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ किसका? ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन है? ओ एम एन। ठीक है, हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है हमसे कि शो दैट A dot B cross C is equal to the volume of a parallelepiped formed by the three vectors ABC। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। चलो पहले एक छोटा सा पैरेललोपाइड अपना अरेंज करते हैं। तो यहाँ से चलो, हम्म, चलो हाथ से ड्रॉ करते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें हमने इमेजिन किया ये हमारे पास है सी वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, ओ बी सी ए, ये नाम हमने इन्हें दे दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर आंसर में हमारे पास क्या बनता है। हम कहते हैं भाई यहाँ पर ओ ए जो है, ओ ए की वैल्यू ए वेक्टर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ओ सी के बारे में, तो ओ सी की वैल्यू सी वेक्टर है। ओ बी के बारे में बात करते हैं तो ये है बी वेक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बी क्रॉस सी अगर हम निकालते हैं तो बी क्रॉस सी हमारे पास क्या आएगा? बी सी साइन थीटा। और साइन थीटा के साथ हमारे पास एक चीज जरूरी है जिसका नाम है एन कैप। अब बी और सी क्या है? परपेंडिकुलर है। बी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर। तो बी क्रॉस सी अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? बी सी और साथ में एन कैप। अगर हम कैलकुलेट करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, देन इट विल बी ए एज इट इज डॉट बी सी और साथ एन कैप। ठीक है, अब ये जो एन कैप है, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप बेसिकली क्या है? बी और सी पर परपेंडिकुलर। बी और सी पर परपेंडिकुलर कौन है? ए वेक्टर। तो हमारे पास क्या है? ए वेक्टर एंड एन कैप क्या है? आर कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर। जब ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जब ये पैरेलल हो गए तो cos थीटा जो होता है वो जीरो हो गया। थीटा की वैल्यू जीरो है। और जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो आती है तो मिलता है ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल ए बी सी। और ए बी सी क्या है हमारा? ए बी सी है वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ
पैरेलल पाइप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है फाइंड आउट द कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई जेड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में इसका कहना है कि एंगुलर मोमेंटम ये है ऑफ ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर आर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड पी विद। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था हमारा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो अगर हम आर वेक्टर देखते हैं तो आर वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। सिमिलरली अगर हम मोमेंटम के कंपोनेंट लिखते हैं तो पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। ठीक है, कंपोनेंट आ गए दोनों के। अब दोनों के कंपोनेंट आने के बाद क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एल वेक्टर इक्वल, तो पहले आएगा हमारा आई कैप, जे कैप, के कैप। उसके बाद कंपोनेंट आर है पहले, तो आर की कंपोनेंट एक्स वाई जेड। फिर हमारे पास कौन है? पी है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम के कंपोनेंट पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आई वेक्टर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? वाई पी एक्स, पी वाई जेड और पी जेड। ठीक है, तो रिजल्ट आता है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, माइनस का साइन जे कैप। अब जे कैप आता है तो हमारे पास एक कंपोनेंट बचा ये। ठीक है, और ये कंपोनेंट मीन्स एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? अब बचता है के कंपोनेंट। तो के कंपोनेंट अगर हम देखते हैं तो के कंपोनेंट में क्या मिलेगा? हम के कंपोनेंट के लिए हमारे पास ये पार्ट है और ये पार्ट अवेलेबल है। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, और अगर हम इसके कंपोनेंट्स के हिसाब से अब इसे अरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट होता है, तो एल वेक्टर बराबर आता है आई कैप वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे कैप, इसे लिख सकते हैं हम जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है एल वेक्टर इक्वल एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। ठीक है, रीअरेंज करते हैं। ऑन कंपैरिजन क्या पता चला? एल एक्स की वैल्यू क्या है? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई की वैल्यू क्या है? जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। और एल जेड की वैल्यू क्या है? एल जेड हमारे पास है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है? दूसरे पार्ट में हमारे पास है, कह रहा है भाई फाइंड आउट द कंपोनेंट। ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है हमसे कि हमारे पास कोई पार्टिकल है। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ रहा है द टू पार्टिकल्स each of mass m, speed v, moving in opposite direction, parallel lines separated by distance d। एक पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, एक पार्टिकल ये है, और यहाँ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है d। इमेजिन करते हैं एक पार्टिकल इधर चल रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर चल रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है आगे शो दैट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken। तो इमेजिन करते हैं पहले इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया P1। तो हम लिखते हैं LP1 एंगुलर मोमेंटम अबाउट P1 क्या होगा? हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम में हमें क्या करना होता है? R क्रॉस P। तो अगर हम बात करें यहाँ से, यहाँ जो पार्टिकल है उसके लिए पहले मैं बात कर रहा हूँ इस पार्टिकल, ये पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी। तो पार्टिकल ए हम लिखते हैं पार्टिकल ए की मोमेंटम प्लस पार्टिकल बी की मोमेंटम। ठीक है, तो ए की मोमेंटम देखते हैं। ए के लिए एंगुलर मोमेंटम के मोमेंटम तो हो गई पी एम वी, और यहाँ से अगर देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिल रही है मेरे को 0। तो यहाँ पर क्या हो गया रिजल्ट मेरा? P1 के अबाउट
अगर हम बात करते हैं P1 के अबाउट मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम P2 यानी B के लिए अब कैलकुलेट करते हैं P1 के अबाउट, तो B के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है, देन इट विल बी MVD। ठीक है, हो गया ये पॉइंट। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें टोटल मोमेंटम मिलता है LP1 इक्वल आता है MVD। सेम प्रोसीजर अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट को हम इमेजिन करते हैं ये P2 है। तो एल पी टू के लिए अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से बी के लिए मोमेंटम जीरो होगा, LB प्लस LA। ठीक है। अब हम जानते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि LB जो है वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि MV तो एज इट इज है, लेकिन इसके लिए हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रही है वो कितनी है, जीरो है। इसी वजह से ये रिजल्ट भी हमारा क्या रहेगा, जीरो। ठीक है। और अगर एल ए के बारे में बात करते हैं, तो एल ए पार्टिकल की मोमेंटम इधर चल रही है, मोमेंटम डायरेक्शन इधर होगी, और डिस्टेंस हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, विच इज इक्वल टू डी। देन इट विल बी अगेन किसके आता है, एम वी डी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चेकआउट करते हैं, तो हमें पता चलता है दिस इंप्लाइज एल पी वन बराबर है एल पी टू, दोनों की मोमेंटम, दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम कितनी आ रही है, एम वी डी। ठीक है। तो हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है इसके बीच में, यहां इमेजिन कर लेते हैं ये पॉइंट है P3। तो कैलकुलेट करते हैं हम LP3। LP3 क्या होगा हमारे पास, LP3 हम इमेजिन कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास है x, तो ये बची हुई डिस्टेंस होगी D माइनस एक्स। ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, क्या आता है, MV पहले B के लिए है तो x लिख दिया, प्लस में अब किसके लिए है, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, दूसरे पार्टिकल हमारे पास कौन है, दूसरा पार्टिकल है ए। पार्टिकल ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो आता है MV D माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं तो कितना आया, MVX प्लस में MVD माइनस MVX। MVX कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलता है, MDVD। ठीक है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अगर हम देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, तीनों केसेस में सेम आई। पहले LP1 के लिए आया, तो LP2 निकाला, ये आया LP2 हमारे पास, और अब क्या है, LP3 अगर हम बात करते हैं P3 के बाद। ठीक है। क्लियर कहानी।